हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 दैट इज़ ग्रेविटेशन। हम इस चैप्टर में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे लॉज, और ग्रेविटेशन जो होता है वो हमारी अर्थ से कैसे रिलेटेड है, कैसे सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, अर्थ के अराउंड कौन घूमता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन का नाम हमने पहले 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रखा है कि क्या होता है ग्रेविटेशन। सिंपल सी बात ये है कि हाँ, जो अर्थ होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हमारे लिए अभी तक ग्रेविटेशन यही है, राइट। तो सेम चीज़ बहुत साल पहले जब बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उनके पास इतनी सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट्स, ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब चीज़ें नहीं थी, जिसकी वजह से वो जो आसपास अपने जो एरिया में हो रहा होता था उन्हीं को ऑब्जर्व करके थ्योरीज बना देते थे। तो सबसे पहले थ्योरी क्या आई, नियर अबाउट 100 एडीज़ के अंदर एक थ्योरी आई जिसे बोला गया जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल। अब ये क्या था? अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग ऑब्जर्व क्या करते हैं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें जो हैं वो अर्थ से चिपकी हुई हैं या अर्थ पे गिरती हैं, ठीक है। या हम देखते हैं कि जो सन है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, मून देखते हैं। और पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे पॉल्यूशन नहीं होता है तो हम नेकेड आई से आसपास के बड़े बड़े जो प्लैनेट्स वगैरह हैं या फिर स्टार्स, उनको भी हम ऑब्जर्व कर पाते थे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए एक थ्योरी आई दैट इज़ कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। तब के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो अर्थ है ना, इसी के आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, सन, मून, सब कुछ जो है वो अर्थ के अराउंड ही घूमता है। जियो मतलब कि अर्थ, सेंट्रिक मतलब कि सेंटर में है, और आसपास सारे के सारे प्लैनेट, सन, मून सब इसी के अराउंड घूमता है। इसको धरती माता बोल दिया गया और इसकी पूजा उसी तरीके से, वही हमारे जो धर्मों में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं और हम धरती माता की पूजा करते हैं, राइट। सेम चीज़ यही एक्सेप्टेबल हुई चर्च को। तो चर्च भी हमेशा यही समझते थे कि हाँ जी, अर्थ ही हमारी मेन सेंटर है और इसी के आसपास अराउंड सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, राइट। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, 498 एडी के अराउंड हमारे इंडियन जो है मैथमेटिशियंस वो आए, आर्यभट्ट। उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने क्या बोला, आर्यभट्ट ने कहा कि जो हमारी अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, ठीक है। और एक्सिस के अलोंग रोटेट करने के साथ साथ वो सन के, मान लो जो यहाँ पर सन है, सन के आसपास भी रोटेट करती है, एक मूव करती है। ऑल्सो जैसे ही अर्थ मूव करती है ऐसे ही बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी घूमते हैं सन के आसपास, ठीक है। और इन्हीं ये सब चीज़ें बोलने की वजह से वो सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, हर एक फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। बट उस टाइम पर इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं होती थी बिटवीन वन कंट्री टू अनदर, तो इस वजह से उनके आइडिया वेस्टर्न तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि तब क्या होता था, कम्युनिकेशन लैक होता था, राइट। अब क्या हुआ, ऐसे ही सेम जो इन्होंने फिनोमेना बोला, ऐसा ही सेम फिनोमेना बोला गया इन 1543 by Copernicus. Full name is Nicholas Copernicus. उन्होंने भी यही बोला, देखो अभी तक इनकी बात नहीं हुई है, इनके आइडियाज़ आपस में शेयर नहीं हुए हैं, इन्होंने अपनी अलग ऑब्जर्वेशन निकाली, इन्होंने अपनी अलग ऑब्जर्वेशन निकाली और दोनों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम थी। इन्होंने भी यही बोला कि हाँ जी, जो अर्थ होती है और अर्थ के साथ बाकी प्लैनेट्स भी होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, राइट। और इस थ्योरी को बोला गया हेलोसेंट्रिक मॉडल। हेलोसेंट्रिक मतलब कि सन सेंटर में है और बाकी सब जो प्लैनेट्स हैं वो इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं।
ये थ्योरी बोली गई। अब ये जो थ्योरी थी, ये चर्च को एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्हें था कि भाई हम जो है हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, हम जो धरती माता है वही सर्वप्रिय है और वही सेंटर में है, ऐसे तो वो इंसल्ट कर रहे हैं, राइट। तो इस चक्कर में इनको क्या किया गया, इसको निग्लेक्ट कर दिया गया। बट इन्हीं के ही एक डिसिपल थे, दैट इज गैलीलियो, और उन्होंने भी इसी थ्योरी को सपोर्ट किया और उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा ही होता है, डेफिनेटली ऐसा ही होता है। लेकिन उन्होंने इनको सपोर्ट किया जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा लास्ट एज में अपने बहुत ज़्यादा जेल में डाल दिया गया। बहुत ही गलत इनके साथ एकदम से बहुत गलत बिहेव किया गया, जस्ट बिकॉज उन्होंने कह दिया कि जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्हें लगा एक तरीके से हमारे ग्रंथों की इंसल्ट की जा रही है, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा लास्ट में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, राइट। एंड उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, टाइको ब्राहे, जो बहुत कम टाइम के लिए जीवित थे, बट उन्होंने अपनी थोड़ी सी उम्र में जो उन्होंने 20-25 साल काम किया उसी में ही उन्होंने क्या किया, उनका सिर्फ और सिर्फ मेन एम था अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना। वो हमेशा क्या करते थे, शाम के टाइम पे बैठ जाएंगे नेकेड आई से, देखो उस टाइम तो कोई भी टेलीस्कोप नहीं होता था, तो उस टाइम पे बैठे हुए हैं, अर्थ पे बैठे हैं और आसपास के जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी सन प्लैनेट्स, उन सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। और उन्होंने इतने सालों तक इन सबको ऑब्जर्व करते 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 एक बहुत सारे डाटा प्रिपेयर कर लिए। वो इतने बड़े डाटा थे, इतने सारे डाटा थे जिनको पढ़ने के लिए आज भी हमें सुपर कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनके अंदर जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। नॉर्मल कंप्यूटर्स भी उस डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकता। इतना डाटा उन्होंने अपने हाथों से प्रिपेयर कर दिया, उन्होंने अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर कर दिए, जो उन्होंने इतना सारा डाटा इतने सालों में 15, 20, 25 जितने साल तक उन्होंने काम किया, उन्होंने इसी डाटा पे प्रिपेयर किया कि हाँ जी इस शाम को, रात को इस बजे 10 बजे या फिर मान लो रात के 8 बजे एक टाइम फिक्स कर दिया गया, ये स्टार कहाँ था, ये प्लैनेट कहाँ था, सन कहाँ था, मून कहाँ था, ये सब चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड करते गए और उन्होंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए पूरी लाइफ। बट उनके पास इतना टाइम नहीं था कि इन नोट से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल के कोई ना कोई लॉ प्रिपेयर कर सकें। तो इन्हीं के ही एक स्टूडेंट कह सकते हैं, ये इनके सपोर्टर कह सकते हैं, जो आए, इनके असिस्टेंट भी कह सकते हैं, जॉनेस कैप्लर। और उन्होंने क्या किया, इनके नोट्स को स्टडी किया और उनके स्टडी करते करते एक उन्होंने देखा कि कुछ एक पैटर्न सा क्रिएट हो रहा है। उस पैटर्न के बेसिस पे इन्होंने अपने लॉज दिए कि हाँ जी ग्रेविटेशन कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। और इन्हीं के लॉज के बेसिस पर, जिनको अब अभी हम स्टडी करेंगे, बट इन्हीं के लॉज के बेसिस पर न्यूटन ने अपना लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जो हम ऑलरेडी 9th में पढ़ के आ चुके हैं। हम कहते हैं कि हाँ जी न्यूटन जो थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पे एक एप्पल गिरा था, उन्होंने ग्रेविटी की डिस्कवरी की थी। उनसे पहले इतने सारे साइंटिस्ट ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस की थी, दुनिया के अगेंस्ट जा के अपनी थ्योरीज को बोला था। उन्होंने कहा बेशक मुझे आप जितनी मर्जी सज़ा दे दो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही सच है। तो ऑब्वियसली आज हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ते हैं। यही सोलर सिस्टम होता है कि हाँ जी सन सेंटर में है, आसपास सारे के सारे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो नोट्स थे, बैक टू द नोट्स, इन्हीं नोट्स को उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पैटर्न क्रिएट करा और उन्हीं नोट्स को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया और अपने 3 लॉस दे दिए। वो क्या थे 3 लॉस, लेट अस डिस्कस। तो सबसे पहला लॉ उन्होंने दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। उन्होंने क्या कहा कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई भी कहते हैं इसको, फोसाई भी कहते हैं, दैट्स अप टू यू, आपने कौन सी प्रोनाउंसिएशन चूज करनी है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हम आज क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि जो सन है वो सेंटर में, उसके आसपास जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो रिवॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, एक ये होता है सर्कल, है ना, जिसके सेंटर ये होता है और सेंटर से हर एक पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे होता है।
चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, और इस शेप को हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसी शेप को अगर हम थोड़ा सा इसे खींच दें, ठीक है, इस चीज को खींच दें तो ये कैसे बनेगी? ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, इस शेप को हम बोलते हैं एलिप्स और एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो ये चीज हो गई और एक हो गई ये चीज। ठीक है, ये छोटी वाली एक्सिस होती है, इसे हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, और ये होती है बड़ी वाली एक्सिस जिसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, ठीक है, यही अगेन इसका सेंटर होता है। बट यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेंटर की बजाय दो फोकस पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? एक ये फोकस होता है और एक ये होता है। दो फोकस का जो प्लूरल होता है उसे हम फोकाई कहते हैं या फोसाई कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं F1 बोल देती हूँ, इसको F2 बोल देती हूँ। ठीक है, तो दीज टू आर द फोकस पॉइंट। और इनको ऐसे कैसे चूज किया जाता है? ये 2 पॉइंट्स कैसे होते हैं? ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले इसका दोबारा से एक बार मतलब बता देती हूँ कि ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई। यानी कि मान लो यहाँ पर हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर मान लो हमारा सन बैठा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक फोकाई पर सन है, तो जो अर्थ है वो इसके आसपास रिवॉल्व कर रही है इस मैनर में। ये जो पाथ दिखाई दे रहा है आपको, ये इस मैनर में इसके आसपास घूम रही है, चक्कर लगा रही है। ये कह रहा है ये वाला लॉ। अब ये जो फोकाई होती हैं इनको चूज कैसे किया जाता है? ये जो फोकाई होते हैं इनको इस तरीके से चूज किया जाता है कि मान लो ये एक आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, अब क्या किया जाता है? मान लो ये एक फोकाई है और ये एक है फोकस। ठीक है, ये एक फोकस, ये एक फोकस। अब क्या किया जाएगा? मान लो कोई एक पॉइंट ये लिए क्या, अब इस पॉइंट से यहाँ तक का मान लो डिस्टेंस है R1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मान लो R2 है। अब किया जाता है R1 प्लस R2। ठीक है, मान लो कोई भी चीज़ आ गई, मुझे नहीं पता कितना मीटर आया, कितने किलोमीटर आया, आई डोंट नो, लेकिन क्या होता है? सेम चीज़ हम यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो दिस इज अगेन R1, दिस इज अगेन R2। यहाँ पॉइंट लें तो ये R1, ये R2। यहाँ पॉइंट लें तो दिस इज R1, दिस इज R2। यानी कि हम कहीं भी पॉइंट लें तो R1 प्लस R2 दोनों का डिस्टेंस का जो सम हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो। इस तरीके से ये दो फोकाई पता चलते हैं कि हाँ जी ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, कहीं भी ऊपर नीचे पॉइंट हो गया, मान लो कोई ये पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट ले लिया, अब ये तो इलिप्टिकल पाथ में पॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R1 प्लस R2 कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो इसी पाथ पे आता है पॉइंट उसका, और दूसरा क्या होता है? इन दोनों का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस तरीके से ये 2 पॉइंट्स होते हैं वो चूज किए जाते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के। तो दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज R1 प्लस R2 इज कांस्टेंट। एंड इन एडिशन टू दिस नॉलेज आपको एक और बात बताऊंगी मैं कि जैसे ये इलिप्स होता है ऐसे ही इलिप्टिकल ऑर्बिट है। जैसे ये मान लो ये जो प्लैनेट है हमारा वो इस पोजीशन पे है एक, ठीक है, और एक इस पोजीशन पे है, और हमारा सन यहाँ है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मान लो ये हो गया P1, ये हो गया पॉइंट P2, ये हो गया हमारा सन। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सन में पूरे पाथ में सबसे ज़्यादा क्लोज पॉइंट P1 है। ठीक है, तो ये जो P1 पॉइंट होता है इसे बोला जाता है पेरिहेलियन, जो नियरेस्ट पॉइंट होता है सन के, और ये है मैक्सिमम। इस ऑर्बिट के सबसे दूर पॉइंट यही बनेगा, फारदेस्ट पॉइंट यही बनेगा, दैट इज P2। इसे बोलते हैं एपहेलियन, दैट इज फारदेस्ट पॉइंट। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। सन कैन ईदर बी एट F1 और एट F2, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, क्या रहेगा? पाथ यही रहता है। ठीक है, तो अब करते हैं हम इसका सेकेंड लॉ।
नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ एरियाज, द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या कह रहा है, पहले यहाँ तक ब्लैक लाइन का मतलब हम समझेंगे। ये कह रहा है कि हाँ जी, हमें पता है कि ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ये होती है इसकी मेजर एक्सिस, जिस पे यहाँ पे होता है आप लोगों का फोकाई, या तो सन यहाँ है या सन यहाँ है, तो हम यहाँ पे एक बार के लिए सन को मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सन, और यहाँ पर हम कहते हैं कि लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इस चीज़ का, इस चीज़ का मतलब ये है कि मान लो जो प्लैनेट है वो एक बार यहाँ पे है प्लैनेट, और मान लेते हैं एक बार प्लैनेट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इस प्लैनेट को डेल्टा टी टाइम के लिए नोट किया गया। अब आप लोगों को पता है डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है वेरी स्मॉल टाइम, ठीक है, फॉर वेरी स्मॉल टाइम। तो यानी कि जब मैं इसको यहाँ से यहाँ देखूंगी इस तरीके से, ठीक है, फॉर डेल्टा टी टाइम वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहाँ पहुंच पाएगा, यहाँ पहुंच पाएगा, ठीक है, फॉर डेल्टा टी टाइम तो यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो अगेन मैं इसको ऐसे ही ज्वाइन कर देती हूँ। अब इसके अंदर का जो एरिया है, दिस एरिया, विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसी प्लैनेट को ऑब्जर्व करती हूँ डिफरेंट पोजीशन पर, ये था डेल्टा टी टाइम के लिए ऑब्जर्व किया गया था। ऐसे ही जब प्लैनेट यहाँ आया और इसको ऑब्जर्व किया गया फॉर डेल्टा टी टाइम, मान लो ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ आ गया फॉर डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो अब अगर मैं इस दोनों लाइन को ज्वाइन करती हूँ एंड इस एरिया को अगर हम नोट करते हैं, तो ये जो एरियाज बन रहे हैं वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि इतने टाइम के लिए इसको भी ऑब्जर्व किया गया और डेल्टा टी टाइम के लिए ही इसको ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात ये है, हमें क्या बोला गया है कि एरियाज दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ, मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट कि जो एरिया 1 है इक्वल है एरिया 2 के, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर ये एक ट्राइंगल बनाता है, लेट इट बी ओ, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी, और इसको मान लेते हैं पी एंड क्यू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, ये दो ट्राइंगल्स इक्वल है एरिया, राइट। अच्छा, और अगर हम नोटिस करते हैं फॉर डेल्टा टी टाइम, हम कह सकते हैं कि ये बहुत स्मॉल टाइम है ना। और अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल है। बेस मान लेते हैं इसको, दिस इज R1, और यहाँ के लिए मान लेते हैं R2, ठीक है। तो फॉर ट्राइंगल OAB ये हो गया बेस। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करती हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या क्या हाइट होगी, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ये चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये जो हाइट रहेगी क्या होगी आपकी, अगर मान लो ये वेलोसिटी v के लिए मूव कर रहा है, फर्स्ट है, तो v1 वेलोसिटी, आपको ये भी पता है कि जो प्लैनेट है उसकी किसी भी पोजीशन पर कहीं भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो मान लो ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और डेल्टा टी टाइम के लिए कर रहा है, तो मुझे क्या चाहिए, ए बी डिस्टेंस चाहिए, है ना। एक तरीके से हम फॉर वेरी स्मॉल टाइम कैन वी राइट इट एज लाइक कि हाँ ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है, एजम्पशन है, एक रफ अप्रोच है हमारा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट 90 है, इट इज़ अ रफ अप्रोच, क्योंकि ये बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। तो अगर हमें निकालना हो तो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना, हाइट चाहिए, तो स्पीड v है, ये हो गया डेल्टा टी, तो डिस्टेंस आ गया आपका ए बी आ गया v डेल्टा टी, और हम v1 की बात कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम ए बी लिख सकते हैं v1 डेल्टा टी। तो ये हो गया इस ट्राइंगल के लिए बेस और ये हो गई हाइट, तो हाफ इंटू बेस
इंटू हाइट, बेस हो गया r1 और हाइट होगी v1 डेल्टा t इज इक्वल टू, अब अगर हम इसकी बात करते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है r2 इंटू हाइट, हाइट इसके लिए भी यही रहेगी, अप्रॉक्सीमेटली हम यही लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम मान लेते हैं v2, यहाँ पर वेलोसिटी v2 थी एंड डेल्टा t टाइम था तो ये डिस्टेंस आ गया आपका। हाइट के लिए क्या लिख देंगे हम, v2 डेल्टा t। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले हाफ से हाफ कैंसिल, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, क्योंकि हम दोनों को ही सेम टाइम के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या मिला हमें, r1 v1 r2 v2, तो v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू r2 अपॉन में r1। तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है v1 अपॉन में v2 इक्वल्स टू r2 अपॉन में r1, विच इम्प्लाइज यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी कि वेलोसिटी एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी एंड रेडियस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हमें ऑब्जर्व हुआ, यहाँ से हमें यहाँ से ये ऑब्जर्व हुआ कि अगर कोई अगर कोई प्लैनेट बहुत दूर है सन के, यानी कि r उसका बहुत बड़ा है, तो हमें लगेगा कि वो बहुत स्लो मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम है, इनवर्सली हो गई ना, ठीक है। और अगर वो बहुत पास है, यानी कि ये छोटा है, r छोटा है, तो वो बहुत फास्ट मूव करेगा, ठीक है। यही ये वाली लाइन कहती है, रेड वाली लाइन देखो, दिस लॉ कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दैट द प्लैनेट अपीयर्स टू मूव स्लोअर when they are the farther from the sun when they are the nearer, यानी कि अगर वो दूर हैं तो वो स्लो मूव करते हुए दिखाई देते हैं, अगर वो पास हैं तो वो फास्ट मूव करते हुए दिखाई देते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दैट इज v is inversely proportional to the radius of the orbit। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली इसी फॉर्मूला से हम एक और चीज़ भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं यही जो इक्वेशन है मैं दोबारा लिखने वाली हूँ यहाँ पे, कि हमें क्या मिला, r1 v1 इक्वल्स टू r2 v2, हमें ये मिला था, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम किसी प्लैनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वही प्लैनेट यहाँ पे आ गया था, तो इसको हमने ऑब्जर्व यहाँ के लिए किया, इसको ऑब्जर्व हमने यहाँ के लिए किया, तो दोनों का जो मास रहेगा, दोनों टाइम पे जो मास तो सेम ही रहता है, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, तो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, जहाँ मर्जी हो, प्लैनेट का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर मैं दोनों जगह पर मास ले आऊँ तो m r1 v1 इक्वल्स टू m r2 v2, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसको ध्यान से देखती हूँ तो ये क्या बन जाता है, व्हाट इज दिस, देखो इस पूरे को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। जब हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, नॉर्मल लीनियर मोमेंटम ये चीज़ होती है, कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, कितना उसका मास है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। अगर इसी लीनियर मोमेंटम को मैं एक बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही हूँ, मैं भी यहाँ पर बहुत डीप में नहीं जा रही, फिजिक्स के लॉज में सिर्फ सिंपल, वेरी सिंपल वे में बता रही हूँ। अगर यही ऑब्जेक्ट आपका ऐसे रोटेट करने लग जाए किसी के अराउंड, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी लीनियर मोमेंटम से अगर हम इसके रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है उसका एंगुलर मोमेंटम। अभी भी मैं इसके डीप में नहीं गई हूँ, वेरी ब्रीफ, ऊपर से मैं आपको बता रही हूँ कि क्या मतलब है इसका। तो उसको हम लिखते हैं L, विच इज हम R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mvr, विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कितने एंगल से उसका ऐसे मूव कर रहा है वो, राइट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कि यहाँ से मेरे को मिल गया L1 इक्वल्स टू L2। इसका क्या मतलब है कि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पे भी वही था, एंगुलर मोमेंटम इस पोजीशन पे भी वही था, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे भी वही रहेगा। तो यानी कि यहाँ से एक और कंक्लूजन मिला क्या, कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कि एक प्लैनेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या कह रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला लॉ
ऑफ एरिया। तो हमने एरियाज को इक्वल रखा, वहाँ से हमें पता चला कि वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, और हमें पता चला कि जो इनका एंगुलर मोमेंटम होता है वो डिफरेंट पोजीशन पर पूरे पाथ में हम कह सकते हैं कि वो कंजर्व रहता है। अब आता है इसका थर्ड लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या है इसका मतलब, ये होती है आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट जिसके अंदर ये होती है मेजर एक्सिस, ये होती है माइनर एक्सिस, और यहाँ से सेंटर से जो हम यहाँ से यहाँ तक का लेते हैं दिस इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मतलब कि हाफ, ठीक है, लेट इट बी ए, और ये होती है अगेन ये भी ए है, ये होती है सेमी माइनर एक्सिस जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, ये भी क्या होगी, सेमी माइनर एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर अगेन यहीं पर मान लिया हमने सन है, ठीक है, अब सन के अराउंड मान लो ये एक प्लैनेट यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इसको मान लो टाइम लगता है टी टाइम लगता है, मान लो t1 टाइम लगता है, और इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या है, a1 मान लेते हैं इसके लिए। ठीक है, सिमिलरली कोई और प्लैनेट है और वो जो है वो इस तरीके से इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, और मान लो उसकी अगर हम बात करते हैं उसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या होंगी, ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और जो प्लैनेट है वो मान लो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है और इसको टाइम लगता है t2 टाइम लगता है। ठीक है, और ऐसे ही कोई और प्लैनेट है और वो इस ऑर्बिट में इस तरीके से घूम रहा है और इसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हो जाएगी। ठीक है, और जो प्लैनेट है वो मान लो यहाँ से मूव करा, लेट इट बी, इसको टाइम पूरा एक्सिस को घूमने के लिए जो टाइम लगता है वो t3 लगता है। ठीक है, तो इन सब को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैप्लर्स की। ठीक है, तो कैप्लर ने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन किनके नोट से एक्सप्लेन किया था, टाइको ब्राहे के नोट से उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने उनके नोट्स में से देखा और उन्हीं ये सारी ऑब्जर्वेशंस देखी, और ये सारी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने थर्ड लॉ बोल दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा होता है, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी डेरिवेशन, कि जो टाइम का जो स्क्वायर होता है, यानी कि एक प्लैनेट को पूरा ऑर्बिट घूमने में जितना टाइम लगता है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स टू द सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि a का क्यूब। ठीक है, अगर 1 की बात करेंगे तो 1 1 लग जाएगा, ऐसे अगर हम सेकेंड प्लैनेट की बात करेंगे तो 2 2 लग जाएगा, थर्ड प्लैनेट की बात करेंगे 3 3 लग जाएगा। तो एक जर्नल उन्होंने एक हमें रूल दे दिया, एक लॉ दे दिया कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, उसका क्या मतलब है कि उसकी सेमी मेजर एक्सिस बड़ी है, और आपस में क्या रिलेशन है, इसका स्क्वायर तो इसका क्यूब है। तो ऐसे ही अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम कोई ना कोई क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, लेट इट बी क्यू लगा देते हैं, और दिस इज ए क्यूब, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई ए क्यूब इज इक्वल टू क्यू। तो अब इसको आप ध्यान से नोटिस करेंगे, ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ये हो गया आप लोगों का सेमी मेजर एक्सिस, और ये हो गया कोशेंट, यानी कि इनके बीच का रेशो। तो ये जो चीज़ें थी ये तीनों की तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए, मून के लिए, सबके लिए नोटिस की गई, और वो क्या निकल के आई, वो एक डाटा प्रिपेयर कर दिया गया। मैं यहाँ पर 2-3 की लिख रही हूँ, बाकी आप लोग अपनी NCERT में टेबल पूरा का पूरा देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 की ऑब्जर्वेशंस लिख देती हूँ आपको। तो ये रहा मरकरी का डाटा, वेनस का, अर्थ का, बाकियों के लिए आप अपनी NCERT रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गई इनकी क्या, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये जो होती हैं ये होती हैं आप लोगों की मीटर्स में,
ठीक है, मीटर्स में मेजर करते हैं। ये जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है ये ईयर्स में नोटिस होता है। एंड अगर हम यहाँ पे इसे क्वोशिएंट की देखें, क्वोशिएंट की ऐसे यूनिट क्या बनेगी, ये ईयर्स में तो ईयर्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ये मीटर्स में ये क्या हो गया, मीटर का क्यूब हो गया। तो क्या बन जाएगी, ईयर स्क्वायर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्वोशिएंट की एसआई यूनिट। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो अर्थ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए अर्थ ही है, तो अर्थ की अगर हम देखें तो जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 15 तक जाएगी। ठीक है, एंड ये ईयर 1 हो गया ईयर, तो ऐसे इस तरीके से इसका क्वोशिएंट भी निकाला जा सकता है। अब आप कहेंगे कि अरे मैम ये 15 मीटर कैसे हो सकती है। जो ये रेंज जो होती है ना इसकी एक ही, वो होती है 10⁻10 मीटर्स की रेंज होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ सिर्फ ऐसे यूनिट लिखी हुई है। तो अब इस a = 10⁻10 मीटर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मरकरी का साइज सिर्फ 5.79 मीटर नहीं है, ये क्या है, इंटू 10⁻10 मीटर है। इनके 5.79 इंटू 10⁻10 मीटर, 10.8 इंटू 10⁻10 मीटर एंड 15 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻10 मीटर। तो ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये था छोटा सा डाटा जिससे आप थोड़ा सा गेस लगा सकते हैं किस तरीके से ए टी को हम सॉल्व करके इस तरीके से उसका क्वोशिएंट हम निकालते हैं। एंड अब करते हैं एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल 8.1। तो अब एग्जाम्पल 8.1 क्या कह रहा है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरीहेलियन p bvp एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस sp। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लेती हूँ, मैं एक तरीके से एलिप्स बना लेती हूँ। ये रही मेजर एक्सिस, ये रही माइनर एक्सिस। ठीक है, एंड लेट द सन बी हियर। ठीक है, और एक पॉइंट पेरीहेलियन दैट इज पी, यानी कि जो बिल्कुल नियरेस्ट डिस्टेंस पे होता है। तो हम मान लेते हैं कि जो प्लैनेट है वो है एट पेरीहेलियन विच इज एट दिस डिस्टेंस, जो कहाँ है वो बिल्कुल नियर है। और एक जो है वो कहाँ पर है, दूसरा हमें जो लेना है वो लेना है एपीहेलियन पे, जो फारदेस्ट डिस्टेंस होता है। फारदेस्ट डिस्टेंस ये रहता है, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उसका स्पीड है, मूव करने की स्पीड जो है वो कितनी है, वीपी है। और जो उसका डिस्टेंस है वो सन से कितना डिस्टेंस है, दैट इज आरपी। सिमिलरली ये हो जाएगा s और ये हो जाएगा पॉइंट p। ठीक है, ऐसे ही दूसरे डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, ये है a पॉइंट मान लेते हैं हम इसको, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ra है, और यहाँ पे मूव करने की जो स्पीड है दैट इज va है। ओके, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रैवर्स BAC एंड CPB। तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर मूव करते हुए और यहाँ मूव करते हुए, ठीक है, उसको कितना टाइम, क्या दोनों को टाइम इक्वल लगेगा। नाउ दिस इज B एंड दिस इज C। तो BAC और CPB यहाँ पे और यहाँ पे ट्रैवल करते हुए उसको डिस्टेंस, उसको जो टाइम लगेगा वो इक्वल टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन हमारा ये है, अगर मैं पेरीहेलियन एरिया की बात करती हूँ तो पेरीहेलियन एरिया के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें उसके R1 R2 मेंशन करने पड़ेंगे, उसका डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो लेट दिस बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, यानी कि पेरीहेलियन एरिया जो हुआ वो कौन सा एरिया हो गया, वो ये हो गया, दिस वन। ठीक है, और एपीहेलियन जो एरिया हुआ वो कौन सा एरिया हो गया, वो ये वाला हो गया, सारा का सारा राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अब खुद मुझे बताइए कि हमने क्या रिलेशन पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जितना ज़्यादा एरिया उसको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है। ठीक है, इक्वल एरिया इक्वल टाइम में, ज़्यादा टाइम ज़्यादा एरिया, ज़्यादा एरिया ज़्यादा टाइम, तो उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो हमने सेकंड लॉ पढ़ा था। सेकंड लॉ हमारा क्या कहता है
कि line that joins any planet to the sun sweeps equal area in equal intervals of time. Equal area in equal intervals of time. टाइम अगर सेम है तो वो इक्वल एरिया लेगी, तो इक्वल एरिया इक्वल टू इक्वल टाइम। ठीक है, अगर एरिया बढ़ता है तो टाइम भी तो बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। या टाइम अगर बढ़ता है तो एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया किसका ज़्यादा है, BAC का ज़्यादा एरिया, तो यानी कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि द एरिया SBAC, कि जो एरिया SBAC है, जो SB और SC से बाउंडेड है, वो ज़्यादा है देन SBPC से। ठीक है, तो फ्रॉम कैप्लर्स सेकेंड लॉ, कि कैप्लर लॉ क्या कहता है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट होता है इक्वल टाइम में, hence planet will take longer time to traverse BAC than CBB। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8.1। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।